नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन के संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना वैक्सीन की उल्टी गिनती के साथ ही कोरोना ड्राई रन का हुआ डेमो। आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल के बाद चाकघाट थाना प्रभारी को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस। फिर चला अतिक्रमण का बुलडोजर। रेवांचल बस स्टैंड में धराशायी किए गए अवैध अतिक्रमण। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वैक्सीन के आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका, जिसके बाद पूरे प्रदेश सहित जिले में भी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और आज कोरोना वैक्सीन देने का डेमो रिहर्सल किया गया। इस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ऑनलाइन रहकर हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। इसी कड़ी में जिले के 3 स्थानों जिला चिकित्सालय, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज सहित गोविंदगढ़ के डिहिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चयन कर ड्राई डेमो में 186 लोगों का पंजीयन किया गया, जिनमें से 46 लोगों को चयन कर ड्राई डेमो की प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान रीवा संभागायुक्त डॉक्टर राजेश कुमार जैन, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर बसंत अग्निहोत्री, डॉक्टर अर्पिता सिंह ने जिला चिकित्सालय में लगने वाले टीकाकरण की व्यवस्था की देखरेख की। वहीं संभागायुक्त द्वारा टीकाकरण में भाग लेने वाले स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ML गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन देने में 45 मिनट का समय लगता है, जिसमें पहले फ़ोन के माध्यम से उस व्यक्ति के दस्तावेज वेरीफाई किए जाते हैं और मोबाइल में मैसेज आने के बाद वेरिफिकेशन हो जाता है। हाँ, इसमें हम लोगों ने 3 जगह चयन किया था। एक तो मेडिकल कॉलेज था, दूसरा हमारा जिला अस्पताल, तीसरा अपन एक CSC गोविंदगढ़ के डिहिया हॉस्पिटल को लिया था, डिहिया चिकित्सालय को। तीनों जगह पे हमारे 5-5 लोगों की टीम थी। उसके अलावा एक मेडिकल ऑफिसर उपलब्ध थे। 186 लोगों का हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। सबके पास मैसेज आए हुए थे। सबसे पहले जो आते हैं तो बाहर उनका पहले अपन पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं। उसके बाद उनको भीतर भेजते हैं तो वेरिफिकेशन होता है उनके ID से और आए हुए मैसेज का मिलान करते हैं। उसके बाद हम लोग वैक्सीनेशन रूम में भेजते हैं। वहाँ वैक्सीनेशन होने के बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन रूम में उनको कम से कम आधा घंटा बिठा के रखते हैं और उसके बाद अगर कोई दिक्कत नहीं होती है तो उनको जाने के लिए छोड़ देते हैं। पूरे प्रोसेस में सर कितना समय लगा? अब एक व्यक्ति में तो आधे घंटे से ज़्यादा, आधा घंटा तो उनको बैठना रहता है और 15-20 मिनट आगे के प्रोसेस में हो जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि ये 50 मिनट एक व्यक्ति में लग जाता है। पहला इंजेक्शन जैसे दिया जाएगा, इसके बाद कितने इंजेक्शन देना है एक व्यक्ति? नहीं, अभी फर्स्ट डोज लगेगा, फिर रिपीट डोज लगेगा, 2 ही बार देना है। रिपीट डोज 15 डेज बाद लगेगा। तो इसमें अगर जैसे किसी को BP है और भी बीमारी है तो क्या लग सकते हैं टीके? हाँ, BP या डायबिटीज़ कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बल्कि अपन तो डायबिटीज़ के ऐसे पेशेंट जो जिनमें कोमार्बिडिटी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, 50 साल से कम है, उनको भी अपन सेकंड चरण में लेंगे। अभी अपन ने हेल्थ केयर वर्कर को लिया है, फिर फ्रंट लाइन वर्कर को लेंगे, उसके बाद 50 साल से ऊपर वालों को या जिनके साथ कोमार्बिडिटी है, BP या शुगर है, उनको भी ले लेंगे, 50 से कम उम्र वालों को भी। कितने लोग को लगाएगा? आज 186 लोगों को हम लोगों ने किया था। अभी प्रोसेस चल रहा है। अभी तक पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन आया है तो 46 लोगों का आया है। हाँ, कमिश्नर साहब आए थे। उन्होंने पूरे प्रोसेस को अच्छे से देखा, बिंदु वाइज उन्होंने समीक्षा की और जाते जाते एक्सीलेंट कह के गए हैं। ये हम लोग के लिए खुशी की बात है। मैं नहीं समझ पाया आपने क्या कहा। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से ही बात? हाँ जी, स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी इसका समीक्षा की है और कुछ उपयोगी राय भी उन्होंने दिया है। ये ड्राई रन का प्रोसेस कब तक चलना है सर? नहीं, ये तो एक ही दिन आज पूरे देश में हो रहा है, सिर्फ आज ही होना था। इस दौरान जिस स्वास्थ्यकर्मी को टीका लगना था, जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि डेमो दिया गया, क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ा आपको? प्रोसेस अपन पहले तो ये मैसेज दिखाना पड़ा जो आया हुआ है, तो उसके बाद वेरीफाइड के ID कार्ड देखे, उसके बाद वैक्सीनेशन भी उन्होंने एक जैसे ये लगाया जाता है लोगों को लगाया और हिदायत दी गई कि आपको जो है टीका 1 महीने बाद दूसरा लगेगा, इसी कंपनी का लगेगा और मास्क जो है कंटिन्यू लगाए रखना है, प्रॉपर यूज करना है। तो वहाँ से टीका लगाने के बाद अपने को यहाँ वेटिंग यहाँ रखा गया, आधे घंटे पूछा गया कि कोई तकलीफ तो नहीं है, दर्द तो नहीं है, और आधे घंटे बाद फिर बोले कि अगर कोई भी तकलीफ होती है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। क्या BP वगैरह की बीमारी तो नहीं? नहीं।
कहाँ पे पदस्थ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है, सर्जन ऑफिस। कितना टाइम लगा पूरी प्रोसेस में? प्रोसेस में अपने को 10 से 15-20 मिनट लग गया। तो अभी मतलब कितने टीके आपको, मतलब कितने बताए गए, कितने अभी लगने? तो आपको बताया गया कि अगला टीका 1 महीने बाद आपको लगाया जाएगा। चलो ठीक है, कैसे क्या? इस दौरान वैक्सीन देने की जानकारी के बारे में बताते हुए जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर बसंत अग्निहोत्री ने बताया कि वैक्सीन रखने की व्यवस्था पूरी की जा चुकी है, जिसे रखने के लिए 4 से 8 डिग्री का टेम्परेचर जरूरी है। कोरोना वैक्सीन को रखने के लिए उनको भारत शासन द्वारा 7 मशीनें दी गई हैं, जिसमें से 6 INR जो है डीप दी गई है। इसमें जो वैक्सीन हमको उपलब्ध कराई जाएगी उसका जिला स्तर पर भंडारण किया जाएगा और उसके पश्चात भंडारण यहाँ करने के बाद हर ब्लॉक में कितने हितग्राही हैं उनके मान से उसका विभाजन करके और कोल्ड बॉक्स में उनको स्टोर करके ब्लॉक को भेजा जाएगा। वहाँ भी इस तरह की मशीनें उपलब्ध हैं, ILR जिसको कहते हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, और उसमें उन वैक्सीन को रखा जाता है। और जिस दिन टीकाकरण होगा उस दिन हर फोकल पॉइंट से वैक्सीन के एरिया में वैक्सीन को निर्धारित तापक्रम में 4 से 8 डिग्री इसको मेंटेन रखते हुए सत्र स्थल पर उसको उपलब्ध कराया टीकाकरण। तो प्रथम चरण में कितने लोगों को चिन्हित किया गया? प्रथम चरण में 12,099 हेल्थ केयर वर्कर्स को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जो हमारे सभी स्वास्थ्यकर्मी हैं, इसमें चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेस हैं, और इवन जो आउटसोर्स एजेंसी जो जैसे सफाई कर्मी हैं या और दूसरे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं स्वास्थ्य सेवा से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी सहायिका हैं, उनको हम लोग तो जैसे आज ड्राई रन हो गया है तो क्या मानते हैं कब से टीकाकरण प्रक्रिया चालू हो जाएगी? टीकाकरण प्रक्रिया भारत शासन की अभी VC कल हुई है और उन्होंने शीघ्र उसको प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। तारीख अभी उन्होंने नहीं बताई, पर उन्होंने ये कहा कि संपूर्ण तैयारी करके रखें, किसी भी दिन वो वैक्सीन उपलब्ध करवा के और विदिन अ वीक वो कहेंगे कि आप टीकाकरण शुरू करें। और CMHO साहब के मार्गदर्शन में हमारा पूरा जिला तैयार है। हम लोगों ने हर स्तर के प्रशिक्षण यहाँ संपन्न कर लिए हैं, चिन्हांकन कर लिया है कहाँ कहाँ टीकाकरण होना है, कौन कौन सी साइट हैं, वो मानकों के अनुरूप उनको तैयारी हम लोगों ने कर ली है। और वो स्वास्थ्यकर्मी जो टीकाकरण करेंगे हेल्थ केयर वर्कर्स का, उनको प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। जिला स्तर पर माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में 3 हमारी बैठकें हो चुकी हैं। इसी तरह से हर ब्लॉक स्तर पर भी SDM महोदय की अध्यक्षता में सभी ब्लॉक में बैठक हो चुकी है, प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। IEC मटेरियल जो हमारे पास उपलब्ध है वो उसे प्रोवाइड कर दिया गया है और जो आने वाला है उसको भी प्रोवाइड शीघ्र कर दिया जाएगा। करंट में अपने पास कुल कितनी वैक्सीन उपलब्ध होगी? करंट में अभी चूँकि वैक्सीन आई ही नहीं है तो अभी जिला स्तर पे आपको ये जानकारी नहीं सक्षम है। जब आएगी तो निश्चित रूप से आपको बताएंगे कितनी वैक्सीन आपको उपलब्ध है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र द्वारा कोरोना काल के दौरान FIR आपके द्वार सेवा का शुभारंभ किया था, जिसके अंतर्गत यदि फरियादी किसी कारणवश थाना नहीं पहुंच पाता, ऐसी स्थिति में पुलिस आपके द्वार पहुंच FIR दर्ज करती है, जिसके बाद लोगों के मन में पुलिस के प्रति सहजता के भाव उत्पन्न होने लगे। लेकिन मूर्त रूप में इसका उल्टा ही प्रभाव देखने को मिला और वर्दी का बदसलूकी करता वीडियो जोरों से वायरल हुआ। उक्त वीडियो चाकघाट थाना प्रभारी शैल यादव का है, जो वीडियो में थाना प्रभारी द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे फरियादी से बदसलूकी एवं गाली गलौज करते हुए थाने में बंद करने का आदेश अपने मताहत को दे दिया, जिसके बाद पुलिस की इस कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अपनी कार्यप्रणाली को लेकर हमेशा मीडियम बने रहने वाले थाना प्रभारी शैल यादव आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए। वीडियो में थाना प्रभारी ने जिस महिला के साथ अभद्रता की, उस महिला का कहना है कि उसकी जमीन पर माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया, जिसकी शिकायत लेकर वह थाने गई थी, जहां पर थाना प्रभारी द्वारा माफिया का पक्ष लेते हुए मेरे साथ अभद्रता किया गया, जिसके बाद रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। प्रस्तुत वायरल वीडियो की झलकी सहित पीड़िता दीप्ति नामदेव व एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से जानकारी के अनुसार सुबह से सारा मेला लगा के रखे हो, सारा मेरा सुबह से मैं सो नहीं पाया हूँ। हर 15 मिनट पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, नौटंकी हो रही है। मैं सबको बंद कर दूंगा। कौन कौन है साला? जो आदमी है सबका एक्सिक्यूट कर दो, बंद कर दो। इसको भी ले चल, जो है सबको बंद करो। इनको भी बंद करो।
सबको बैठ दो साले को। नंबर की ऐसी की तैसी, नंबर की ऐसी की तैसी। तुम भी चलो अंदर, अरे चलो ना थोड़ा अच्छे से बोल रहा हूँ। सर, हमारे साथ ये घटना घटी है कि हम अपनी ज़मीन पे काम कर रहे थे और घर बनवा रहे थे वहाँ पे, तो अतिक्रमणकारियों ने वहाँ पे हमला किया और काफ़ी मारपीट करने लगे, दीवार तोड़ने लगे। तो मैं थाने पहुँची और जब थाने पहुँची तो टीआई साहब ने हमारे साथ बहुत ही बदतमीजी की, बहुत उल्टा सीधा हमारे साथ किया, गाली गलौज किए। पापा जी को हमारे धक्का मार दिए और बोले शक को अंदर बंद करिए और 151 की धारा दे करके इनको बंद कर दीजिए इनको। और बहुत ही गंदी गाली दे रहे थे टीआई साहब। हमने सर शिकायत की है, एसपी ऑफिस में किया मैंने और कलेक्टर साहब के पास भी मैंने किया और एसडीएम के पास भी मैंने किया, काफ़ी लोगों के पास शिकायत किया, लेकिन अभी तक उसका कोई हमें रिजल्ट नहीं आया। तो अब आगे आप क्या करेंगे? सर, हम ये करना चाहेंगे कि अगर टीआई साहब हमारे साथ इतना गलत किए हैं, इतनी बदतमीजी किए हैं, तो इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 10 दिन के अंदर हम थाने के सामने अपनी जान दे देंगे। आपसे पहले वीडियो चाकघाट थाना प्रभारी का, हाँ, चाकघाट थाना प्रभारी का एक वीडियो वायरल हुआ है, देखा जा रहा है। उसका वीडियो में थोड़ा सा आपत्तिजनक शब्द कुछ बोले जा रहे हैं उनके द्वारा। उस संबंध में उनको कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है और उनकी उस संबंध में जांच की जाएगी। फरियादी पहुंचे थे कि किस बात को लेकर पहुंचे थे? ये सब जांच के लिए आदेशित कर दिया गया है, उनको शोकॉज नोटिस दिया गया है और जिस तरह के अब तथ्य आएंगे उसमें उस तरह की कार्रवाई कर दी जाएगी। वो तथ्य था, ज़मीनी विवाद का मामला आया था सामने, थाना प्रभारी गए थे मौके पे और उसके बाद फिर इस तरह का तथ्य निकल के आया, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ, वो वायरल हुआ, उसमें उनको नोटिस जारी कर दिया गया और उसमें तथ्यानुसार जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। विगत दिवस छुइया घाटी में अल्ट्राटेक के किलंकर से लदे ट्रक की चपेट में आने से कंपनी के ही विद्यालय के शिक्षकों से भरी बस चपेट में आ गई थी, जिनमें 3 शिक्षकों की जलने से मौत हो गई थी। वहीं परिजनों द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर 100 परीक्षण के लिए मना कर दिया जा रहा था, जिस पर कंपनी के एचआर द्वारा तहसीलदार यतीश शुक्ला व अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल की उपस्थिति में मान मनोबल करता रहा और विगत शाम तक मुआवजे की राशि थी 25 लाख रुपए के साथ नौकरी एवं बच्चों के पालन पोषण की सहमति बनी। वहीं कुछ स्थानीय नेताओं के बहकावे में आकर परिजन 50 लाख की मांग पर आ गए, जिसके बाद प्रबंधन द्वारा 40 लाख की सहमति बनी। वहीं मिलने वाली अन्य सुविधाओं को देने से इनकार कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए 100 परीक्षण प्रारंभ करा दिया। प्रस्तुत है तहसीलदार यतीश शुक्ला से जानकारी के अंश। परिजनों द्वारा मुआवजे की मांग की गई थी, क्या की अभी तक? हाँ, परिजनों की प्रबंधन से लगातार मांग चल रही थी कि जो भी बस दुर्घटना हुई है छुइया घाटी पर, उस पर से प्रबंधन के द्वारा उचित मुआवजा राशि इनको प्रदान की जाए परिवारजनों को। प्रबंधन से कल से बातचीत चल रही थी लगातार और अंतिम में परिजन और प्रबंधन के बीच में एक निश्चित अमाउंट पर सहमति दर्ज की गई है। वो 40 लाख रुपए है कि प्रति मृतक परिवार को 40 लाख रुपए विदाउट जॉब देने के लिए प्रबंधन एक मुश्त राशि देने के लिए तैयार हुआ है। इसके अतिरिक्त 25,000 रुपये फ्यूनरल राशि जो अंत्येष्टि संस्कार के लिए सहयोग राशि दी जाएगी और एक 100 वाहन को ले जाने के लिए। इतनी 3 बातों पर प्रबंधन और परिजनों के बीच में सहमति बन गई है और पीएम की प्रक्रिया फॉर्म भरा लिया गया, पीएम होने के लिए तैयारी चल रही है। इसमें बच्चों के लालन पालन के लिए मतलब सब कुछ शामिल हो? सभी शामिल है। एक मुश्त राशि दी गई है 40 लाख रुपये प्रबंधन के द्वारा परिजनों को दी जाएगी। जो भी उत्तराधिकारी हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। प्रबंधन बोला 15 से 20 दिन का समय लगेगा उसमें ट्रांसफ़र। हाँ, 3 परिजनों को उनको अतिक्रमणों पर सख्त हुआ प्रशासन, धराशायी किया गया अवैध अतिक्रमण। आज रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलारा जट्टी एवं निगम आयुक्त मृणाल मीणा द्वारा स्वच्छ रीवा को लेकर शहर का भ्रमण किया गया। इस दौरान रेवांचल बस स्टैंड पर जबरदस्त अवैध अतिक्रमण देखा गया, जिसके बाद कलेक्टर इलारा जट्टी के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला की उपस्थिति में अतिक्रमण दस्ता प्रभारी रावेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में दस्ते द्वारा न्यू बस स्टैंड की तर्ज पर पुरानी बस स्टैंड के स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर नेस्तनाबूद किया गया। प्रस्तुत एक झलकी सहित दस्ता प्रभारी रावेंद्र शुक्ल से जानकारी के अंश।
क्या कार्रवाई की गई है? आज माननीय कलेक्टर महोदय एवं आयुक्त नगर निगम रीवा के निर्देश पर जो व्यापारी बस स्टैंड के बाहर सामान रखे थे उनको हटाने की कार्रवाई की गई और कार्नर के सामने फल वाले ठेले वालों को हटाया गया और सामने बस स्टैंड के सामने का चबूतरा तोड़ के बराबर किया गया। क्रूज में भी कई बार कार्रवाई की गई है, फिर भी लोग लगा लेते हैं। बिल्कुल लगा लेते हैं, कार्रवाई बराबर चलेगी। कल भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और प्रयास रहेगा कि बस स्टैंड एक बार अतिक्रमण विहीन हो जाए। और लोग क्या हिदायत दी गई व्यापारियों द्वारा? व्यापारियों को समझा गया कि सामान दुकान से बाहर न रखें और जो बाहर सेट लगा अपना सेट निकाल लें। कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब भी आए थे? जी, कलेक्टर साहब आए थे, माननीय आयुक्त महोदय नगर निगम, अधीक्षण यंत्री महोदय, जोनल अधिकारी, सब पूरी टीम थी मौके पर। स्थानीय मानस भवन में नववर्ष का स्वागत करते हुए ब्रह्मलीन डॉक्टर सुधाकर प्रसाद तिवारी के वार्षिक पुण्यतिथि के अवसर पर मानस मंडल अध्यक्ष अनुपम तिवारी द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा सप्ताह का आयोजन कराया जा रहा है। इस दौरान कथा व्यास राष्ट्रीय संत पंडित विजय शंकर मेहता द्वारा भागवत ज्ञान यज्ञ की अमृत वर्षा की जा रही है। इस दौरान उन्होंने सिटी न्यूज़ 1 के विशेष संवाददाता दिलीप गुप्ता से अपने जीवन के पहलू को लेकर चर्चा के दौरान कथा व्यास श्री मेहता ने बताया कि उनकी यह 110वीं कथा है और जब संपूर्ण मानव घरों में कैद थे उस दौरान उन्होंने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 69 दिनों तक व्याख्यान दिया था। लगातार 20 वर्षों तक पत्रकारिता करने के बाद विगत 12 वर्षों से लगातार उनके द्वारा कथा वाचन किया जा रहा है। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मैं रीवा में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने श्री अनुपम तिवारी जी के परिवार की ओर से आया हुआ हूँ। उज्जैन में रहता हूँ। ये मेरी 110वीं भागवत कथा है। पिछले 12 वर्षों में मैंने कोई 4500 से अधिक व्याख्यान किए, कथाएं की। मुझे रीवा आकर बहुत अच्छा लगा। लॉकडाउन के और अनलॉक के बाद पहली बार मैं कथा करने निकला। जब सारी दुनिया और ख़ासतौर पे भारत के सामने जीविका और जीवन का संघर्ष चल रहा हो, ऐसे समय अध्यात्म बड़ा सहारा है। जीवन बचाने जाते हैं तो जीविका दांव पे लग जाती है, जीविका अर्जित करने जाओ तो जीवन दांव पे खतरा भी बना हुआ है। तो जब यहाँ से सूचना आई तिवारी परिवार से तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो लॉकडाउन के बाद पहली कथा रीवा में। आज कथा का चौथा दिन। जो श्रोता है ऐसा लगता है कि रीवा की धरती पर एक अपना ही प्रबुद्ध भाव है कुछ इस धरती पर यहाँ कथा करना अच्छा लग रहा है। मेहता जी, आप हनुमान चालीसा की पाठ पढ़ाते हैं, 4000 आपने भी बताया। आप हनुमान भक्त कैसे बने? हम एक ब्राह्मण परिवार से हैं, संस्कार तो पहले से थे और मैंने 20 समय हिंदी के एक अखबार दैनिक भास्कर में 20 वर्ष संपादक के रूप में सेवाएं भी दी। तो जब पत्रकारिता में कई तरह की चुनौतियां होती हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि मनुष्य की अपनी शक्ति, उसकी एक सीमा है और उस सीमा के पार यदि आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो एक परम शक्ति की आवश्यकता होती है। बचपन से हनुमान जी की प्रति श्रद्धा थी, रामचरितमानस में पढ़ता था तो बस हनुमान जी को याद करते। हनुमान जी को याद करने का सरल तरीका श्री हनुमान चालीसा है, वो याद थी। तो धीरे धीरे कई बार ऐसा लगा कि अपन ने प्रयास किया पर परिणाम भगवान ने दिया, तो आस्था बढ़ती चली गई और यही आग्रह सबसे करता हूँ मैं।
जी, मुझे जो सूत्रों से पता चला आप कई देशों में भी आपने हनुमान कथा की, तो वहाँ पे आपको कैसा लगा जो आपने की? जिन देशों में मैंने की है उसमें यूरोप है, अमेरिका है, लेकिन 2 देश आपको भी अच्छा लगेगा, चौंक जाएंगे सुन के। मैंने पाकिस्तान में और चाइना में भी हनुमान जी की कथा की है। कराने वाले तो भारतीय लोग हैं, उस देश के लोगों ने नहीं कराई। अपने भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में बसे हुए हैं वो ही कराते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद ये देखा कि उनको ज़रूरत है परमात्मा की आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, क्योंकि विदेश में अपने ढंग की चुनौती है। और फिर मैंने ये भी देखा कि विदेशों में भारतीयों को लेके बड़ा सम्मान है। तो वो जो सम्मान विदेश में भारतीयों को मिला है वो केवल भौतिक प्रयासों के कारण नहीं मिला। भारतीयों की एक विशेषता है, धर्म और अध्यात्म में जीते हैं और इसी कारण उनको सम्मान मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं विदेश जाकर, और अमेरिका में भारतीय लोगों ने बहुत व्यवस्थित ढंग से अपने मंदिर बनाए हैं, सत्संग की व्यवस्था की है। तो मुझे अमेरिका में इसलिए भी अच्छा लगा कि वहाँ हर काम प्रबंधन से होता है और क्रेडिबिलिटी से होता है। हमें वहाँ से कई चीज़ें सीखना चाहिए। मैसेज जाना चाहिए कि कथाएं हुड़दंग का स्थान नहीं है, टाइम पास करने की जगह नहीं है। आप घर में फालतू बैठे हैं, जाके कथा में बैठ गए, ये सब नहीं करिए। कथा बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, अच्छे से किया जाना चाहिए। बात करने के लिए चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। कोरोना वैक्सीन की उल्टी गिनती के साथ ही कोरोना ड्राई रन का हुआ डेमो, आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल के बाद चाकघाट थाना प्रभारी को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस। फिर चला अतिक्रमण का बुलडोजर, रेवांचल बस स्टैंड में धराशायी किए गए अवैध अतिक्रमण। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।